हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो हांटा वायरस का जो अभी हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, सारी की सारी जो इंटरनेशनल मीडिया है हांटा वायरस आउटब्रेक को कवर कर रही है। तो सोचा कि वीडियो बनाया जाए। देखिए, वीडियो तो मैंने जब इसका पहला केस आया था तभी सोच लिया था कि बनाना है। लेकिन वही है, ऑफिशियल जब कोई डेटा मिलेगा तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके आपको परोस दिया कोई भी इंफॉर्मेशन। तो जब इसका पहला केस आया था तभी मुझे पता लग गया था। एक्चुअली मैं लिंक्डइन पर मैं कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ पर WHO का पेज है जो वो मैंने फॉलो किया हुआ है। तो वहाँ से पता लग गया था कि इसका कुछ क्रूज से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, कहीं से आउटब्रेक हुआ है हंटा वायरस का। तो वो पता लग गया था मुझे। उसके बाद मैं करता गया मतलब लाइक अपना रिसर्च वगैरह करता गया कि क्या क्या केसेस मिल रहे हैं और करंटली इसका क्या सिनेरियो है। तो वो सारी चीज़ें मैं रिसर्च, ये वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद आ रही है भाई। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। और जो कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो एक तो आपकी स्टडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बिकॉज आप लोग मेडिकल लाइन से हो, लाइफ साइंस से हो या मेडिकल लाइन से हो, कहीं से भी हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी कंसेप्ट है हंटा वायरस से रिलेटेड, अगर आप कोई माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो, किस सभी के लिए कॉमन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए कॉमन है। वेदर यू आर ए नर्स और कोई आप JR हो, ठीक है, जूनियर रेजिडेंट जो होते हैं, या आप डॉक्टर हो या कोई भी हो, मतलब जिसमें थोड़ा लर्न करने की मतलब इच्छा हो या लर्न करने का जुनून हो, तो सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्रूज वाला क्या सीन हुआ था, कि क्रूज की ये स्टोरी क्या है। हर जगह ये क्रूज 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 जो फैल रहा है कि वहां से क्रूज में आउटब्रेक हुआ, तो वो क्या स्टोरी है। और ऐसा बोल रहे हैं कि अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका हो रहा है, क्या ये नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकता है। सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो ये बना हुआ ना, सब लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पेंडेमिक इज कमिंग, कोविड-19 की तरह नेक्स्ट। तो वो सारी चीजें भाई देखो, ऐसे ही किसी चीज को पेंडेमिक घोषित नहीं करता WHO, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर उनकी पूरी जो कमेटी बैठती है, तभी किसी भी डिजीज को पेंडेमिक घोषित किया जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो हर जगह देखो, मैंने भी यहाँ पर पूरा देखो, यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना। तो ये आप जान लो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिले हुए हैं। और एंड में भाई, एंड में जब ये पूरा सेशन मैं ले लूंगा आपका, उसके बाद आपको मिलेंगे MCQ। इसके बेस पे जितना सारा कंटेंट इस स्लाइड्स में आपको मिलने वाला है, इसके बेस पे आपको MCQ मिलेंगे। MCQ बेस्ड ऑन हैंटा वायरस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। वो मिलेंगे आपको एंड में। तो पहले आपको, सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय हांटा वायरस, क्या इसका पहले कोई आउटब्रेक हुआ है और कब से इसकी डिस्कवरी हुई है, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है। सब कुछ इस वीडियो में, एवरीथिंग मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और बाद में जब सब कुछ हो जाएगा, बाद में वो क्रूज वाली स्टोरी भी शेयर करूंगा। और करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, कि कितने कंफर्म केस हो, क्या इंडिया में कोई केस मिला है अभी तक। तो करंटली जो इंडियन सिनेरियो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल स्टोरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। फॉर ऑल दोज who are new to this channel Laptonics, तो let me introduce first myself Chetan, and I have done my BSc MLT from PGI Chandigarh, and I have worked in so many ICMR projects related to antimicrobial resistance. और I also worked in one biochemistry project, DHR ICMR project, नेफ्रोलिथिसिस के ऊपर था इन PGI। एंड बिसाइड दिस आई आल्सो वर्कड इन एम्स रायबरेली, ठीक है। तो एम्स रायबरेली में भी काम कर चुका हूँ इन द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। सो आप सभी को मेरे बारे में पता ही होगा। एंड यू आर करंट कंटिन्यूसली वाचिंग माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी, सो ए वेरी बिग थैंक टू यू, ठीक है। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। और पहले बता दूं, ये कोई ऐसे भाई डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है, कि तभी सोचो कि आप ये कुछ, मैं इसमें आपको कुछ पता नहीं ऐसा कुछ बताऊंगा। हाँ, बस ये है कि जो चीज़ बताऊंगा ऑफिशियल डेटा मैंने यहाँ पर ना, जो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। जो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो मैंने उसमें
मैंने उसमें लिंक दिए हैं, ठीक है। वो लिंक पर जाकर आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने WHO के जहाँ से ये डेटा उठाया है उसका लिंक दिया है, ठीक है। CDC जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अटलांटा, ठीक है, वहाँ का लिंक दिया है। ये सारा का सारा जितना भी कंटेंट है इन सारी स्लाइड्स में, जितना भी सारा कंटेंट है, सारा का सारा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो जाकर। मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ, उसको प्रेजेंट करने का तरीका मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हंटा वायरस के ऊपर पूरी स्टोरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी जितनी मैं इसमें आपको बताऊंगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ग्लोबल केसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपर्ट एनालिसिस अभी क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये मैं एक बार ना अपनी जो अपने आप को एक बार थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ से एंड शो करके मैं एक बार अपने आप को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको जो स्क्रीन है वो अच्छे से विजिबल हो स्लाइड्स की, ठीक है। तो ये मैं हाँ यहाँ ठीक है। तो आई होप कि अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो पहले आ रही थी, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता ना ये साइड से। तो हंटा वायरस के ऊपर सबसे पहले तो देखो, मैं कोई भी जब टॉपिक पढ़ाता हूँ, खासकर जब इन डेप्थ टॉपिक पढ़ाती, ये वीडियो ना काफ़ी लंबी चलने वाली है, मैं पहले बता दूं आपको। जब मैं कोई इन डेप्थ टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मेरी एक आदत है कि भाई उसका एक तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया, उसका नामकरण क्या हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एज ए रिसर्चर मेरी ये आदत है कि जानने के बारे में कि वो कहाँ से आया नाम, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं यही आपसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप मतलब अच्छे से अपना ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो हंटा वायरस कहाँ से आया, नाम कहाँ से आया, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हंटा वायरस नेम ओरिजिन, ठीक है। तो हंटा वायरस नेम ओरिजिन ये हुआ है गाइज, साउथ कोरिया ना, साउथ कोरिया में एक हंटा रिवर करके है, ठीक है। एक रिवर है, एक नदी है यहाँ पर, ये इसके ओरिजिनल फोटो है रिवर की, ठीक है। तो ये हंटा रिवर है, उसी से इसका नामकरण हुआ। उसी से कैसे हुआ सर, द जो इसका जो पहला जो केस बना था, जो वायरस था, ठीक है, इसका पहले भी एक बार आउटब्रेक हो चुका, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि ये हांटा वायरस है, यानी कि उसका नामकरण नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो स्टोरी भी है इसकी काफी, ये जो वॉर हुआ था, जो कोरियन वार हुआ था, उससे रिलेटेड इसकी स्टोरी है, वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं। तो इसका जो प्रोटोटिपिकल जो वायरस था, जो हांटा वायरस था, जो ये 1978 में आइसोलेट किया गया था, ठीक है, इस रिवर के आसपास से, ठीक है। कहाँ से आइसोलेट किया गया था सर, अब जैसे आप सुन रहे हो न्यूज में कि ये चूहों से फैल है, चूहे से फैला है, तो सबसे पहले इसको जो स्ट्राइप्ड जो फील्ड माउस है, ठीक है, स्ट्राइप्ड फील्ड माउस है, जो कि खेतों में आपको पता है चूहे फसल को खाते हैं, बर्बाद कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो जो स्ट्राइप्ड माउस है, इसका ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एपोडिमस अगरेरियस, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इज राइट, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये इसका पूरा नाम है। तो ये स्ट्राइप्ड फील्ड माउस में पाया गया था, लिंकिंग इट टू एज द हेमोरेजिक फीवर आउटब्रेक अमंग सोल्जर इन 1950 में, जब कोरियन वार चल रहा था 1951 से लेकर 15, अभी इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो जब कोरियन वार चल रहा था 1950s में, 1951 से 53 के बीच में जब कोरियन वार होता, उसमें क्या हुआ था कि जो यूएन जो सोल्जर थे, जो यूएन वार था, यूएन के जो सोल्जर थे वो लड़ रहे थे, तो यूएन सोल्जर थे, उनको ना एक बीमारी हुई, जिसको उस टाइम ये नाम दिया गया कोरियन हेमोरेजिक फीवर। कोरियन हेमोरेजिक फीवर क्यों दिया, क्योंकि ये कोरिया में जब तक इसका पता नहीं था वायरस का, ठीक है। तो क्योंकि हेमरेजिक फीवर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, फीवर आ रहा था, ठीक है। तो उस टाइम रिसर्चर ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि ये जो फीवर है, ये कोरियन फीवर है, ये किस मतलब ये फीवर किस वजह से आ रहा है, इतने सारे जो सोल्जर है वो लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं। तो फिर काम करते गए, करते गए, साइंटिस्टों की एक पूरी टीम बैठी, पूरी एक पूरी। तो उसमें जो जो कोरियन साइंटिस्ट था, जो साइंटिस्ट है डॉक्टर हो वांगली, ये कोरियन साइंटिस्ट है। इन्होंने मतलब ये इस टीम के लीडर थे, मतलब ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे जो इस वायरस पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस वायरस को आइसोलेट किया 1978 में, ठीक है। 1978 में इस वायरस को कंफर्म किया कि ये चूहों से ही आता है, यानी कि चूहों में ही ये पहले मतलब चूहों से ही आया है डिजीज, ठीक है। तो इन्होंने ये कंफर्म की थी, ये थोड़ी सी इसका नेम ओरिजिन था, थोड़ी सी स्टोरी थी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हुई थी। ये हमारे जो साइंटिस्ट है डॉक्टर होंग वांगली, ठीक है। तो
तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो थोड़ा नेम के बारे में आ गया कि हांटा वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर अब यहाँ से मेन कंटेंट आपका शुरू होता है। ऑर्थो हांटा वायरस इसको भी बोला जाता है, जो कि पहले हांटा वायरस जीनस, ये हांटा वायरस जीनस है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ से हाईलाइटर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा। अगर मान लो कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और वो चाहता है कि आपको ऐसी नॉलेज हो, आप अपडेटेड रहो जो जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो देखो हंटा वायरस के बारे में, एक तो ये एनवेलप्ड वायरस है, आपको पता होगा टू टाइप के वायरस होते हैं, एक एनवेलप्ड, एक होता है नॉन एनवेलप्ड, ठीक है। तो ये एनवेलप्ड टाइप का वायरस है, और इसका जो जीनोम है, इसका जो डीएन, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या है, सेगमेंटेड है। अब आपने पढ़ा होगा कुछ वायरस में सेगमेंटेड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, कुछ वायरस में अनसेगमेंटेड पाया जाता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेगमेंटेड है। और वो क्या है, वो सर आरएनए है, सर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है सर, ठीक है। आरएनए वायरस है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो कि नेगेटिव सेंस है। और अब आपने पता होगा आरएनए भी दो टाइप के होते हैं, आरएनए वायरस भी, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस आरएनए। तो ये कौन सा है, ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, और इसकी जो फैमिली है वो है हांटाविरिडी, मतलब बुनिया विरिडी जो फैमिली है उसका ये मेंबर है। और भी वायरस हैं जो कि बुनिया विरिडी के जो मेंबर आपको पता होने चाहिए, वो ये है, नायरो वायरस है, ठीक है, नायरो वायरस है, बुनिया वायरस है, फ्लैबो वायरस है। तो ये जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड, ये पर्टिकुलरली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, द स्टूडेंट दैट आर वर्किंग इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, या जो वायरोलॉजी के स्टूडेंट है, या जो whether if you are preparing for any entrance exam related to MSc वायरोलॉजी, या कोई भी लैब टेक्नीशियन के लिए भी, क्योंकि अभी आपसे पूछ लेंगे कि जो हंटा वायरस है अभी आउटब्रेक हुआ था, वो किस टाइप का वायरस है, वेदर इट इज ए डीएनए वायरस और वेदर इट इज ए आरएनए वायरस। तो आपको बताना चाहिए सबसे पहले ये आरएनए वायरस है। और इसके बारे में, हंटा वायरस के बारे में ना मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि ये ना, ये सिलेबस में डाला हुआ भाई। ये आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो एंड में एक टॉपिक आएगा हंटा वायरस का, क्योंकि अभी तो क्या था कि इसके बारे में थोड़ी सी कम जानकारी थी। अभी जैसे कि अब आउटब्रेक हो, अब पहले क्या था कि भाई सोशल मीडिया नहीं था इतना, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब क्या हो गया कि कोई भी अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो एकदम से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, एकदम से हाईलाइट हो जाती है। तो अभी हर बंदा इसको हाईलाइट कर रहा है, आप पढ़ रहे होगे, न्यूज एजेंसी जो कवर कर रही है। तो फिर क्या होता है कि फिर काम करना शुरू करते हैं साइंटिस्ट की। अब ऐसे ही कोविड के बारे में, अब कोविड तो भाई वायरस पहले भी नोन था, कोविड से रिलेटेड तो, लेकिन ज़्यादा क्यूरियोसिटी का भाई लोगों में, जब इसका पता लगा भाई ऐसा वायरस ऐसा सर्कुलेट हो रहा, तो अब इसके ऊपर मुझे लगता है अगला काम अब इसके ऊपर शुरू होने वाला है साइंटिस्ट। हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, आपको बता दूं, ठीक है, आगे भी डिस्कस करूंगा मैं वो सारी चीज़ें। तो दो जो मेंबर है ऑर्थो हंटा वायरस जीनस के, ये जो चूहे होते हैं, ठीक है, चूहों से फैलता है यहाँ पर, ठीक है, कैरिड बाय रोडेंट, ठीक है। फैमिली आपको बताई दी मैंने, ये आर्बो वायरस होते हैं। आर्बो वायरस कौन से होते हैं सर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बुनिया वायरस जो, ये एक आर्बो वायरस की कैटेगरी का वायरस है, ठीक है। तो ये ऑर्थो हंटा वायरस, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हंटा वायरस ये डिजीज कौन सा कॉज करता है सर, ये अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज में, हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, ये कॉज करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, और उसमें ऑप्शन आ गया हंटा वायरस, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है ना ये, ठीक है। हंटा वायरस एक तो देखो रोडेंट का नेचुरल पैथोजन है ये, ठीक है। वायरेमिया प्रेजेंट इन इन्फेक्ट, अगर रोडेंट है, अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है, अगर रोडेंट में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरेमिया हो जाता है उसमें, वायरेमिया का मतलब होता है कि वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है ब्लड में, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, ब्लड से क्या होगा भाई, ब्लड तो फिल्टर होगा ना किडनी के थ्रू, ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर होगा, तो फिर वो यूरिन में शेड होगा वायरस, ठीक है, यूरिन में, फीसिस में, ठीक है, ये सलाइवा में, अगर उसका ज़्यादा हाई टाइटर है किसी भी रोडेंट के अंदर, तो फिर जब वो क्या होगा, यूरिन में आएगा। अब मान लो पता होगा चूहे तो भाई जहाँ कहीं भी है उनको खाने पीने की चीजें मिलती हैं, ठीक है, जैसे आपकी रसोई होती है वहां पर खाने पीने की चीजें रखी होती है, या जहाँ पर आप लोग अपना भंडार गृह होता है, जहाँ पर आपका सारा का सारा अनाज वगैरह रखा होता है, या सारा का सारा आपका जितना भी आपका ग्रेन्स वगैरह रखे होते हैं, तो वहां पर जाएंगे, वहां पर फिर चूहे क्या करेंगे, आपके फिशेज करेंगे, तो वहां से फिर फैलने के, और फैलता कैसे है ये, जो ह्यूमन से कैसे ट्रांसमिट होता है, ये होता है जब मान लो फिशिस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब
पता होगा भाई, चूहों के फीसिस तो पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक से तो वहां से अगर इनहेल कर लिया पेशेंट ने कहूँ पर्सन ने, तो फिर वहां से फिर ये पल्मोनरी सिंड्रोम को कोज करना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ट्रांसमिशन फ्रॉम रोडेंट टू रोडेंट और रोडेंट टू ह्यूमन इज प्राइमरली बाय रेस्पिरेटरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है बाय इनहेलेशन ऑफ वायरस कंटेन्ड इन ड्राइड एक्सक्रीटा, ठीक है। जो आपके जो वायरस के ड्राइड एक्सक्रीटा होते हैं, तो वहां से ये फैलता है बाय द रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ट्रांसमिशन इसका बहुत कम है, ठीक है लेकिन बहुत कम है। इस वजह से फिर इसके कोविड 19 में पेंडेमिक, जैसे कोविड 19 में क्या था कि ह्यूमन से ह्यूमंस तक फैल रहा था, या उसमें क्या था कि अब इसमें क्या है कि उसमें तो आपका क्वारंटाइन टाइम बहुत ज़्यादा होता था कोविड में, लेकिन इसमें क्वारंटाइन टाइम भी कम होता है, तो दैट्स वाई कि चांसेस कम है फैलने के इसके, ठीक है। क्योंकि अब कोविड तो पहले फैल चुका, तो अभी उस तरीके से फिर इंडिया भी प्रिपेयर हो गया। लाइक मैं अब देखो पता क्या है, मैं ना एक तो लिंक्डइन पे यार आजकल एक्टिव हूँ, तो मुझे फिर ये न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। जैसे अब कुछ बहुत सारे डॉक्टरों के मैं पोस्ट देखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लिंक्डइन पर मैं एक्टिव हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे पोस्ट किए हैं, ठीक है। मतलब और लोगों के पोस्ट थे उनको रीपोस्ट किया है। तो हांटा वायरस से रिलेटेड, ठीक है, हांटा वायरस से रिलेटेड मैंने भी बहुत सारे पोस्ट किए हैं। आप मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो वह आप अगर आप एक कोई रिसर्चर हो, ठीक है, या स्टूडेंट हो, अगर फॉलो करना चाहते हो लिंक्डइन पर, तो आपको लिंक आपको मेरा प्रोफाइल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल आल्सो फॉलो यू, ठीक है। तो लिंक्डइन पर मैं एक्टिव, तो तभी मेरे को न्यूज़ मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला सर मैंने अगली स्लाइड है वो मैंने इन डेप्थ बताया हुआ है। जो आपका ये है हंटा वायरस जो पल्मोनरी सिंड्रोम है, इसके बारे में इन डेप्थ मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। पल्मोनरी जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, इसके बारे में इन डेप्थ में बताया। चलिए देखो, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, ये बिल्कुल एक तो ये रेयर है, ठीक है। लेकिन ये सीवियर पल्मोनरी डिजीज कोज करता है, जैसे कि आपकी पल्मोनरी एडिमा हो जाता है पेशेंट का, हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। आगे मैंने बताया भी है बहुत सारी इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। हंटा वायरस बेसिकली दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है। हंटा वायरस होते हैं जो दो मेनली दो टाइप की डिजीज कोज करते हैं। एक तो ये कोज करता है हेमरेजिक फीवर, ठीक है, हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। रीनल सिंड्रोम में जब हो जाता है तो क्या होता है, आपकी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फीवर विद माल्जिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये दो टाइप की डिजीज को करता है ये। एक तो हंटा वायरस हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, एक होता है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। ओवर 24 नॉन हंटा वायरिडी आर केपेबल ऑफ क्यूजिंग ह्यूमन डिजीज एंड द वायरस टाइप वेरीज बाय, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, या जो एनिमल वेक्टर है इसका उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है इसकी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके ये हंटा वायरस से रिलेटेड ये जितने भी इसके स्ट्रेन है, सारे के सारे जो रोडेंट है, जो चूहे हो गए, शुरू हो गया, इनसे ये फैलता है, ठीक है। देखो, स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड यूरिन फीसिस एंड एनिमल पार्ट, ठीक है। ये था हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं हंटा वायरस की इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इस पर मैं इटियोलॉजी डिस्कस करूंगा। इटियोलॉजी में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सो द etiology hantavirus affect mainly द जो एंडोथेलियल सेल होती है आपकी, एपिथेलियल होती है, डेंड्राइटिक और जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है, ठीक है। जो आप पता होगा वायरस कैसे अटैच करता है किसी भी सेल के ऊपर, बाय वायरल ग्लाइकोप्रोटीन टू द सेल सरफेस। ये इसमें थोड़े से सोल्यूबल जो मीडिएटर है इसके, ये याद रखना। ये बायोकेमिस्ट्री में जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बायोकेमिस्ट्री जिनका टारगेट है। मान लो अगर बायोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है, या इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन बनाना होगा, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, तो वो जो एग्जामिनर वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे कि आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ट्यूमर ने इंटरफिरोन गामा है, और जो नाइट्रोक्साइड है, ये सारे के सारे जो सोलियोमिड मटेरियल आर सजेस्टेड एज इटियोलॉजी ऑफ माइकॉर्डियल। अब इसमें क्या होता है, माइकॉर्डियल डिप्रेशन होता है जब इस सिंड्रोम में, तो वो इसके सारे के सारे ये सजेस्टेड इटियोलॉजी है, जिस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है पेशेंट को। अब ये होगी इटियोलॉजी, ठीक है, ये इटियोलॉजी डिस्कस कर ली मैंने। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की ये कहाँ कहाँ कितना प्रेविलेंट है, तो ये सारी एपिडेमियोलॉजी है। जो आपका हंटा वायरस जो हेमरेजिक जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, ठीक है, मैंने बताया था ना दो टाइप की डिजीज कोज करता है। एक तो कोज करता है पल्मोनरी सिंड्रोम, एक कोज करता है ये हेमरेजिक फ्यूरिद रीनल सिंड्रोम। तो जो ये पल्मोनरी वाला सिंड्रोम है, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है,
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जो ये हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। यूएस में इसके जो ये केस वगैरह ये आप पढ़ सकते हो, इसके 697 केसेज है, ठीक है। ये देखो मिसिसिपी रिवर, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया है, लेकिन ये पहले भी नोन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो इसके ये जो हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है ना, ये बेसिकली इन्फेक्शन कोज करता है। और जो हमारा जैसे इंडिया वाला जो जोन है, या जो एशिया और जो यूरोप का जो जोन है, वहां पर जो ये वायरस है वो ये ज्यादा खोज करता है आपका हेमरेजिक फीवर वाला सिंड्रोम, ठीक है। हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। तो ये एपिडेमियोलॉजी आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इसका, अभी यहाँ से भाई थोड़ा सा ऐसा टॉपिक शुरू होगा जो आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये टॉपिक उनको ही समझ में आएगा जो मेडिकल लाइन से है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं हम इसकी, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहने वाली है, कि कैसे पैथोजन जब एंटर करता है, क्या क्या वो कोज करता है, क्या क्या डिजीज वो कोज करता है। ये आई थिंक यार मुझे लगता नहीं है कि ये इसको जूम भी हो जाएगा। जूम जूम का ऑप्शन होता है इसमें? जूम का ऑप्शन अगर हुआ तो एक होगा। जूम का ऑप्शन तो नहीं होता, ये क्या है? देखो होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जूम का ऑप्शन नहीं हो रहा। कर्सर पे करके देखो। पॉइंटर ऑप्शन है तो, एंड सो गो टू स्लाइड। ऑप्शन नहीं हो रहा है इसमें, वो एक्चुअली में जो, चलो छोड़ो कोई नहीं, ऐसे ही आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, हंटावायरस पल्मोनरी जो सिंड्रोम है, एचपीएस है, तो इसमें सबसे पहले वायरल एंट्री होती है। वायरस कैसे एंटर करता है, जब इनहेलेशन होता है वायरस पार्टिकल का, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस हंटावायरस पार्टिकल, उसके बाद वायरस क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है जो आपकी एल्वेलाई है। एल्वेलाई आपको पता होगा, एल्वेलाई में भी फिर आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई होती है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कोज होता है, वायरल जब एक बार एंटर कर गया उसके बाद कोज होता है वायरेमिया। वायरेमिया एंड एंडोथेलियल इन्फेक्शन। उसके बाद क्या होता है, वायरेमिया होता है, यानी कि वायरस क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक है। वायरस ब्लड सर्कुलेशन में अपना नंबर बढ़ाता है। जो एंडोथेलियल जो सेल्स होती है उसमें क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन हो जाता है एल्वेलुलर मैक्रोफेज का, और जो अदर जो प्राइमरी जो टारगेट सेल है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वायरेमिया, वायरेमिया को हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वायरस होता है वो स्प्रेड कर जाता है, पूरा वाइड स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। जी, पल्मोनरी जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, क्योंकि अब ये यहाँ तक गया है तो फिर उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियम में जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा, इम्यून मीडिएटेड इंजरी होगी। इम्यून मीडिएटेड इंजरी यानी कि सर इसमें इम्यून सेल्स का काम आएगा। इम्यून सेल्स का कैसे काम आएगा सर, जो वायरल, जो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ठीक है। पढ़ के सर एक बार सुना देता हूँ कि वायरल रेप्लिकेशन विद इन द वेस्कुलर जो एंटीथ्रिंडल डजन, इसमें डायरेक्टली साइटोपैथिक इफेक्ट नहीं होता। जो टिश्यू इंजरी होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, तो वायरल जब रेप्लिकेशन करता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या करेगा, टिश्यू इंजरी कोज करेगा होस्ट में, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि ये जो एक्टिवेट हो जाती हैं सेल्स, मैक्रोफेज हो गया, टी सेल हो गया, ये एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है वो रिलीज हो जाते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो गए उसके बाद एंडोथेलियल जो एक्टिवेशन और इंजरी कोज करता है, ये मतलब आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें। उसके बाद क्या होता है, एकदम से साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है, ठीक है। साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है एकदम से, साइटोकाइंस का लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो कैपिलरी होती है, आपको पता होगा जैसे कोई भी ब्लड कैपिलरी होती है, जब एकदम से जब साइटोकाइनेस के अंदर आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, मतलब जो वेस्कुलर जो लाइनिंग है उसकी परमिबिलिटी होगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। जब वेस्कुलर की लाइनिंग है उसकी जब परमिबिलिटी इंक्रीज होगी तो साइटोकाइन जितने भी होगी वो सारे के सारे आपके अंदर आ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, एडिमा कोज हो जाएगा, ठीक है। एडिमा पल्मोनरी एडिमा कोज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज वायरल जो आरएनए होता है, जो वायरल आरएनए होता है वो एक्सेसिव जो साइटोकाइन हो जाते हैं जब रिलीज हो जाते हैं, तो फिर वो उसके अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम में एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से क्या होगा, आपका पल्मोनरी एडिमा कोज हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा कोज हुआ है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। सीवियर, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा सर। रेस्पिरेटरी अगर फेलियर हो गया तो जिस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पेशेंट को, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिस वजह से इसका जो मोर्टेलिटी है वो हाई हो जाती है अगर ये इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। इनकी
पेशेंट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वार्निंग का साइन देते हुए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो हांटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा एंड कैन क्विकली प्रोग्रेस टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ठीक है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड सपोर्टिव क्रिटिकल केयर आर क्रिटिकल टू इम्प्रूव। ठीक है, अगर आपने पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये सपोर्ट केयर आपने कर लिया, तो ये फिर ये इसको आप क्या कर सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर द वाटर, पानी चाहिए भाई, बोतल रखता हूँ कम में है। ये था। तो ये थी इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, ये जो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके, क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी बन सकते हैं गाइस। ठीक है, अब थोड़ा सा मेडिसिन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मेडिसिन वालों की तरफ चलते हैं। ये चेस्ट एक्सरे है भाई, हांटा वायरस जो पल्मोनरी सिंड्रोम है, ये चेस्ट एक्सरे है इसका। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, बायलैटरल पल्मोनरी एडिमा दिखेगा एक तो। ठीक है, क्योंकि एडिमा हुआ तो जब आप उसको चेस्ट एक्सरे करवाओगे, ये इनिशियल रेडियोग्राफ है। ठीक है, और ये एट द 48 आवर, ठीक है, आफ्टर 48 आवर न्यूरली जो ऑल पेशेंट है उन सभी में क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाता है। उसके बाद इसमें मैं लेबोरेटरी एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा कि लेबोरेटरी में कौन कौन सी वैल्यूज है वो चेंज होंगी, या लेबोरेटरी एस्पेक्ट में आपको क्या क्या इसमें ध्यान रख सकते हो आप हांटा वायरस के बारे में। सो जो विद इन जो हॉस्पिटल कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट 2/3 जो पेशेंट होते हैं, दे विल डेवलप द बाई बेसिलर और पेरिहाइलर ओपेसिटी विद सम डिग्री ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, अब मैं इसको आगे ना इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल आल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि देखिए अब ये भी पल्मोनरी डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, अब और कौन से, टीबी भी पल्मोनरी डिजीज कोज होता है भाई, टीबी से भी होता है, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं ना, इन्फ्लुएंजा। तो कैसे आप रूल आउट करोगे कि ये हांटावायरस इन्फेक्शन ही है, तो वो सारी अगले स्लाइड में आपको मिलेगा। अगर अभी तक ना भाई, अगर अच्छा लग रहा हो ना, अगर अभी तक सेशन में आप अटेंटिव हो या अभी तक सेशन में आप बने हुए हो, तो लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को, क्योंकि जो ये कंटेंट है ना भाई, ये कंटेंट ये बनने के लिए मेरे को लाइक 3 से 4 दिन लगे हैं भाई, 3 से 4 दिन लगे हैं ये पूरी कंटेंट, ये पूरी स्लाइड बनाने में, और ये पूरी इनको अरेंज करने में, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। तो अगर आप थोड़ा लाइक कर दोगे वीडियो को तो मुझे थोड़ा खुशी होगी, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे और खुशी होगी, अगर शेयर करोगे वीडियो को तो मुझे तो भाई खुशी ही खुशी होगी। ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही रिसर्च से रिलेटेड। देखो मैं बता देता हूँ आपको, आई एम ए यंग रिसर्चर, तो मुझे तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर सेशन लेना, ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस कर लेना जिसका मुझे भी थोड़ा हाँ कम पता हो, या पहले मैं देखो ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, पूरा पढ़ के आया हूँ भाई, ऐसे नहीं कोई भी वीडियो बनाता मैं। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है यार, आप भी कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर सेशन ले लूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करोगे तो मैं उसके ऊपर आपका सेशन ले लूंगा। मैं टॉपिक को नोट कर रहा हूँ अभी आपके। ठीक है, अभी किसी ने बोला था कि सर आप कोआगुलेशन कैस्केड के ऊपर एक सेशन लो, तो कोआगुलेशन कैस्केड होता है जो, उसके ऊपर एक जल्दी सेशन आने वाला है। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा पढ़ रहा हूँ, मैं अभी स्लाइडें उसकी तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त सेशन आने वाला है कोगुलेशन कैस्केड के ऊपर। तो चलिए इसमें चलते हैं। हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब बात करते हैं इसमें कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग की, आपको पता होना चाहिए। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपको इसमें एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से क्या समझते हो सर, जब प्लेटलेट की डिक्रीज हो जाती है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थोड़ा डेंगू में भी मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना कि इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों मिलता है, क्योंकि देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में बी प्रेजेंट ऑन ब्लड काउंट वंस एडमिशन इज नेसेसरी। ठीक है, जब हाई अमाउंट में प्लेटलेट कम हो जाएगी तो फिर पेशेंट को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस मार्कर हेल्प इन द डायग्नोसिंग द स्टेज ऑफ डिजीज एंड प्रिडिक्ट द डिजीज प्रोग्रेस, कि कितना डिजीज प्रोग्रेस हुआ है, कितना पेशेंट इंप्रूव हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अदर जो क्रिटिकल जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है वो ये है कि आपकी जो इम्यूनोब्लास्ट है उनका नंबर बढ़ सकता है, एटिपिकल लिम्फोसाइट आपके स्मीयर में दिख सकती है पीबीएफ में। ठीक है, पीबीएफ में यू कैन फाइंड आउट द एटिपिकल लिम्फोसाइट, एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, जो आपका हेमाटोक्रिट है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की अगर कुछ बात करें तो एडिशनल जो फाइंडिंग है वो आपकी क्या मिलेगी, हाइपोनेट्री में मिलेगा, आपको सोडियम का लेवल कम मिलेगा। ठीक है,
एपीटीटी बढ़ा हुआ मिलेगा भाई आपको, एक्टिवेटेड प्रोलॉन्ग पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। प्रोटीन के लेवल डिक्रीज मिलेंगे, और जो एलडीएल है उसका माइल्डली इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, हेमेचूरिया क्यों मिलेगा सर? ड्यू टू रीनल फेलियर। हेमेचूरिया इसलिए मिलेगा, रीनल इन्वॉल्वमेंट जब होगा इसका, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर मिलेगा। डायग्नोसिस इसका सर वही पेरिफेरल स्मीयर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डायग्नोसिस सर इसका अभी इम्यूनोब्लोट आप कर सकते हो इसके लिए, ठीक है, हांटा वायरस के लिए। पीसीआर वगैरह भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी देखो इसका वही है डायग्नोसिस, एलाइजा वगैरह कर सकते, वही सारी टेक्निक यूज होती है यार। एलाइजा का मतलब क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या है, सारी सारी वही टेक्निक है। अब इसके लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है कि भाई ये इसके लिए स्पेसिफिक, ठीक है। तो पीसीआर आप कर सकते हो। एंजाइम लिंक्ड, हाँ ये है कि अब जो पीसीआर की मशीन है, बाकी ये हांटा वायरस के लिए ही वैलिडेटेड है, या जैसे किट वैलिडेशन होता है तो वो थोड़ा सा रिसर्च का अभी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। कि जैसे कोविड किट आती है, कोविड किट को, जो कोविड 19 जो किट है उसको लॉन्च करने से पहले मार्केट में भाई पूरी उसकी टेस्टिंग होती है। इंडिया में तो आईसीएमआर अगर किसी किट को अप्रूवल देता है तभी होता है। अगर आपको वर्ल्ड में जाना है तो आपको पता होगा एफडीए अप्रूव्ड लिखा होता है। अगर आप एक लेबोरेटरी पर्सन हो, जैसे कोई भी केमिकल आप देखते हो या कोई भी सुनते हो, लिखा होता है ना ऊपर, दिस इज एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी, या दिस इज एफडीए अप्रूव्ड ये। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इस चैनल को आप एज ए पढ़ाई पढ़ाई के साथ मत समझो, इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारा कंटेंट मिलता है रिसर्च रिलेटेड। तो मेक श्योर कि यू शुड connected you should remain connected with me, ठीक है। so early recognition through imaging, laboratory evaluation and specific diagnostic testing is essential for accurate diagnosis, staging and management of हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, इमेजिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग और स्पेसिफिक डायग्नोस के लिए, आपकी बहुत सारी एक्यूरेट डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। अब ये आती है, जैसे मैंने बताया था आपको, इन्फ्लुएंजा, टीबी, तो ये आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। एक तो देखो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देयर इज डिफिकल्टी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सिंड्रोम, ठीक है, ड्यू टू, तो ये आप देख सकते हो, केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रिस्क फैक्टर, इमेजिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग इज एसेंशियल टू डिफरेंशिएट हार्ट पल्मोनरी सिंड्रोम फ्रॉम अदर सीरियस रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड टू गाइड द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जो आपका इन्फ्लुएंजा का जो पीसीआर होता है, ये रूल इन करने में इंपॉर्टेंट है हांटा वायरस, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंजा निमोनिया होता है, वो भी तो रेस्पिरेटरी इलनेस कोज करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ पेशेंट रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन और ब्रोंकाल, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी, तो ये आप पढ़ सकते हो बोझ करके भी, माइकोबैक्टीरियम निमोनिया, यहाँ से ये आपको रूल आउट आपको पता होना चाहिए, हाउ टू डू रूल आउट। अब ये मेडिसिन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आप खुद भी जाकर थोड़ा सा लिटरेचर सर्च कर सकते हो, कोई भी पेपर पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है, कि हाउ टू रूल आउट द एंटावायरस pulmonary syndrome from mycobacterial pneumonia, influenza, viral hemorrhagic fever, other viral hemorrhagic fever, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला। अगला सर, मान लो स्टेजिंग, स्टेजिंग बताओ हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की स्टेजिंग। सो दिस इज द होल स्टेजिंग फ्लो चार्ट, ठीक है। बाय द टाइम ए पेशेंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सेकंड स्टेज ऑफ डिजीज हैज मोस्ट लाइकली ऑलरेडी डेवलप्ड एंड विद कफ एंड वॉमिटिंग। देखो सबसे पहले स्टेज ऑफ डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इंक्यूबेशन स्टेज होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट इनसिम्प्टोमेटिक होता है। उसके बाद क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी जो स्टेज आती है, इसमें इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती होती है, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी स्टेज, ठीक है, स्टेज ऑफ इलनेस एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो इस स्टेज पर आ चुके होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कफ होता है, वोमिटिंग होता है, ये सारे के सारे इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं। खंग काफी खांसी लगी हुई है, उल्टी आ रही है, ठीक है। उसके बाद कन्वल्सेंट स्टेज, कन्वल्सेंट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट ना मतलब ऐसे हेल्दी सा दिखेगा, मतलब उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, ग्रेजुअल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, रिकवरी हो जाती है, ठीक है। रिकवरी में तो काफी टाइम लगता है, जैसे कोविड की रिकवरी में काफी टाइम लगता था, तो इट में टेक वेरी लाइक फ्रॉम सेवरल वीक टू मंथ, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टेज 2 होती है, जो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, तो हॉस्पिटलाइजेशन है जो यूजुअली, जो हॉस्पिटलाइजेशन अगर मतलब किसी पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है हांटा वायरस इन्फेक्शन में, तो इस स्टेज पर जब पेशेंट पहुंच जाता है कार्डियोपल्मोनरी स्टेज पर,
इस पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस पर फिर वही भाई उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। ठीक है। की क्लिनिकल फीचर एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब स्टेज 2 आएगी उसमें पेशेंट के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होने चाहिए। जैसे एक तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का ड्रॉप हो गया है, स्टैंडिंग अपॉन स्टैंडिंग, मेक्यूज डिजीज रिलेटेड। उसके बाद आपका हार्ट रेट, अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, टैकीकार्डिया अगर हो गया है, ठीक है, एक होता है ब्रेडिकार्डिया, एक होता है टैकीकार्डिया, ये भी पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, जब हार्ट रेट स्लो हो जाती है, टैकीकार्डिया जब रेट बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट सिम्टम इसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, कफ एंड वोमिटिंग। ठीक है। भाई गाइस, आप ना प्लीज कनेक्टेड रहिए। लास्ट में ना एक जो स्टोरी है, वो जो क्रूज वाली स्टोरी है, वो जो क्रूज वाली जो स्टोरी है ना, क्रूज वाली जो स्टोरी है वो लास्ट में शेयर करूंगा मैं, तो प्लीज बने रहिए। ठीक है। तो अगर आप लोग बने रहोगे तो ही अच्छे से आपको वो स्टोरी समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन वो एंड में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। टेकिपनिया हो जाता है, ठीक है, टेकिपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो ये टर्मिनोलॉजी है ना, ये भी पता होनी चाहिए, एज ए लैब टेक्नीशियन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। टेकिपनिया का मतलब क्या होता है, टैकीकार्डिया का मतलब, देखो देखो टैकी जहां आ गया ना, टैकी टैकी का मतलब होता है इंक्रीज, और ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज। जैसे ब्रेडिकार्डिया, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया। ठीक है। दीज फीचर आर कॉमनली प्रेजेंट व्हेन पेशेंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड हॉलमार्क ऑफ प्रोग्रेशन टू द कार्डियोपल्मोनरी स्टेज। ठीक है। उसके बाद की लेबोरेटरी फाइंडिंग है तो मैंने आपको बताई दी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो लो ब्लड प्लेटलेट काउंट होता है। ठीक है। ये पहला सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मल है जो कि इसमें दिखता है आपको। ठीक है। उसके बाद वही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तभी पड़ेगी, ये चीजें मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में। ठीक है। हेमेचूरिया, जैसे कि मैंने बताया, हेमेचूरिया का आप देखने को मिलेगा जब किडनी में कोई डैमेज होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर वार्निंग साइन लगाया हुआ, इस पे लिखा हुआ है हर्ली रिकॉग्निशन ऑफ स्टेज 2 एंड प्रॉम्प्ट हॉस्पिटल सपोर्टिंग आर क्रिटिकल टू इम्प्रूव द। हाँ, अगर स्टेज 2 पर पेशेंट पहुंच गया है, अगर आपने उसको डायग्नोज कर लिया तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करो। उसके बाद उसमें जो सपोर्टिव केयर है वो पेशेंट को दो, क्योंकि इसका कोई सच वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है। तो जो सपोर्टिव केयर है वही मतलब पेशेंट को इम्प्रूव कर सकती है। देखो ये आप यहाँ पर थोड़ा प्रोग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। प्रोग्नोसिस वो हांटा वायरस, द आउटकम, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द आउटकम ऑफ हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम डिपेंड ऑन अर्ली रिकॉग्निशन, कि आपने कितने अर्ली उसको रिकॉग्नाइज किया है, क्या आपने उसको अप्रोप्रिएट सपोर्टिव केयर दी है, और क्या क्या चीजें आपने उसकी मॉनिटर करी है। तो ये सारे उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस। ठीक है। अर्ली मोर्टेलिटी रिस्क डिस्पाइट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देखो इन द आईसीयू, अराउंड जो 1/3 जो पेशेंट होते हैं वो 48 आवर में ही, मतलब वो लोग मतलब इसकी हाई मोर्टेलिटी है, मतलब ये पॉइंट ये दिखाता है कि हांटा वायरस की हाई मोर्टेलिटी है, क्योंकि अगर 1/3 पेशेंट मर रहा है भाई 48 के एडमिशन के दौरान, तो इसका मतलब ये हाई मोर्टेलिटी है। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है। However, almost half of the patient admitted with hantavirus will not require mechanical ventilation while wasn't properly managed by GCG's fluid and close monitoring। ठीक है। यानी कि अगर आप इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे वायरस को, तो ये चांसेस है कि पेशेंट इंप्रूव होगा ही होगा, अगर आपने इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद रिकवरी और लॉन्ग टर्म लुक, ये आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। फिर डे के बाद वीक आएगा, उसके बाद सम पेशेंट उसमें डिस्पनिया, फटीग, और ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी का टाइटर अगर इंक्रीज हो रहा है आपका, हाँ हाइयर एंटीबॉडी का टाइटर, तो इसका मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स इससे आपका फाइट कर रहा है और आपका प्रोग्नोसिस बेटर है। ठीक है। सो अर्ली रिकॉग्निशन, सपोर्टिव केयर विद जुडिशियस फ्लूइड और क्लीज मॉनिटरिंग कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द आउटकम्स ऑफ एचपीएस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर इनहांसिंग हेल्थ केयर रिटर्न आउटकम्स। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि जो ये इस स्लाइड में बेसिकली क्या बताया कि जो ये हांटा वायरस परमाणु सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर अगर होगा तो भाई इसमें सारे के सारे जितने भी आपके डिसिप्लिन है, लाइक हेमटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनरी और इंटेंसिव केयर यूनिट, तो सबके पूरे सबके एक पूरे कंट्रीब्यूशन से ही पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल है। ठीक है। जैसे कि आपके इसमें हंटा वायरस, क्योंकि एक लीथल इन्फेक्शन है, तो इसमें सभी का जो योगदान है वो जरूरी है, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट का भी, आईसीयू का भी, हिमैट का भी, इन्फेक्शियस डिजीज का, माइक्रोबायोलॉजी का भी। ठीक है। क्योंकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो आईसीयू वाले हैं, ठीक है, इट इज द जो आईसीयू टीम है, आईसीयू टीम इज द की, बिकॉज केयर इज लार्जली सपोर्टिव। ठीक है। कोलेबोरेशन अमंग स्पेशलिटी, यही मैंने बताई आपको बात, ओरली आपको इंटरप्रोफेशनल टीम अप्रोच इसमें करनी पड़ती है। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो प्राइमरी जो पेशेंट आता है एडमिशन करता है, तब प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसके बाद जो ये
नर्सिस हैं, इनका भी काफी योगदान बढ़ जाता है। ये वही वो इसमें सबका सबका साथ सबका विकास वाली बात होगी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मजाक में और वे में बात करूँ तो सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ेगी ना इसमें, क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर डिजीज है भाई, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, उसके बाद आउटब्रेक को रोकने के लिए इसमें पब्लिक हेल्थ का भी काम हो जाता है, ठीक है। फार्मासिस्ट का काम इसमें वही क्लोज ड्रग मॉनिटरिंग, क्लोज थेरेपी, ठीक है। क्योंकि इसका कोई एक्सेस तो वैक्सीन है नहीं, तो पेशेंट को जितने हो सके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें मिलता है, सिम्टोमेटिक, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें हम करते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज जहाँ कहीं भी आपको चूहे, जैसे कि अब कौन कौन इस डिजीज से कौन कौन है, जो वो जो लोग गोदामों में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे ग्रेनरीज में काम करते हैं, ठीक है, या जहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टोर करके, जहाँ पर मतलब जहाँ पे चूहे जाने के खतरे बढ़ जाते हैं, तो वहां पर ये इसके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज फैलने की, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेजर है जो हमें लेनी है, जो ह्यूमन टू रोडेंट, रोडेंट टू ह्यूमन, जब हम इसको मतलब इसको हम कम कर सकते हैं हांटा वायरस इन्फेक्शन को। एक तो आपको कोई भी जब आप सफाई कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्टिव ग्लव्स डाल के करने हैं, ठीक है। अवॉइड स्वीपिंग एंड डिस्टर्बिंग रोडेंट ड्रॉपिंग, क्योंकि अगर आप ऐसे उसको स्वाइप करोगे बिना किसी मास्क के या बिना किसी कोई प्रोटेक्शन लिए, तो क्या होगा, उससे एरोसोल जनरेट होगा। एरोसोल जो मतलब कि एरोसोल से क्या होगा, फिर आप क्या होगा, अंदर क्या ले लोगे, वायरस को ले लोगे। वायरस ले लोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया को डिसइंफेक्ट कर देना है, पहले साफ करने से पहले कंटेमिनेट जो ड्रॉपिंग वगैरह है चूहे की, ठीक है। इंश्योर गुड वेंटिलेशन आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका अच्छे मतलब कि चूहे क्या होते हैं भाई, ज्यादा अंधेरे में तो करते हैं ना, अगर लाइटनिंग वगैरह अच्छी होगी तो चूहे भी कम उस जगह पे, ऐसा माना गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अंधेरे में ज्यादातर चूहे मतलब, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका पेस्ट कंट्रोल अगर आपका अच्छा होगा तो इंसेक्ट पेस्ट से आपका, तो जिस वजह से जितने भी आपके रोडेंट हैं वो लोकल एरिया, लिविंग एरिया से चले, अगर आपका अच्छा पेस्ट कंट्रोल होगा। उसके बाद आपको जितना भी खाना वगैरह है वो आपका जो सील होना चाहिए, ठीक है, स्टोर फूड सील्ड कंटेनर। उसके बाद ये वुड वगैरह, ये सारे के सारे मेजर आप ले सकते हो। पब्लिक हेल्थ मेजर में वही कि आपको ये सारे के सारे मेजर ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें एक कोऑर्डिनेटेड इंटर प्रोफेशनल अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा भाई हंटा वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन। और अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, अभी जो सेशन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले रहती है। वो जो क्रूज वाली स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, अभी इतना आपने डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिली होगी। इससे रिलेटेड मैंने पीछे क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है, वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अभी ऐसा है क्योंकि अभी इसको पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है पूरा का पूरा इसको कवर कर रहा है। बीबीसी हो गया, कोई भी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है। अब मैं एक देख रहा था, अभी डब्ल्यू एच ओ का एक इस पे लिंक्डइन पे आया हुआ था। डब्ल्यू एच ओ के जो अभी करंटली जो वहाँ के चेयरमैन है, ठीक है। तो उनका मैं सुन रहा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है, बीबीसी ने भी कवर किया है, दी हिंदू ने भी कवर किया है, एनडीटीवी ने भी कवर किया है, ठीक है। तो आपको, अगर आपसे आपको ना इससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप, मैं बोलूंगा कि डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी, ठीक है। और आपको सीडीसी की वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिलेगी। यूरोपियन जो सोसाइटी है, ठीक है, ईएससी, जो सोसाइटी फॉर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, उस पर आपको मिल जाएगी। जितने भी अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर पे जाओगे तो वहां पर भी आई थिंक मिल जाएगी आपको। एनसीडीसी है जो हमारे इंडिया की एनसीडीसी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो आपको अगर रिलाई करना है ना तो ज्यादा आप इनकी वेबसाइट पर रिलाई करो गाइस, ठीक है। क्योंकि यहीं पर आपको ऑफिशियल कंटेंट मिलता है ना, ऐसे तो कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल देगा आज के जमाने में, तो क्योंकि भाई क्रिएटर इतने सारे हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना कंटेंट है भाई मैं बिल्कुल इन वेबसाइट से ही उठा रहा हूं, ठीक है। और मैंने लिंक भी डाला तो वहां जाकर आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये सारा कवर हो रहा है, ये क्रूज वाली, ये खासकर चला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, क्रूज शिप से इसका आउटब्रेक हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इंटरनेशनल मीडिया है इसको कवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में वो क्रूज वाली स्टोरी आपको बताऊं। क्रूज वाली स्टोरी में क्या है यार, बता ही देता हूँ चलो आपको। इसमें क्या है कि देखो, ऐसा मतलब कि
वो एक्चुअली में जो क्रूज वाली स्टोरी है ना वो इसमें ऐड करनी थी मेरे को, और वो यार मैं कर नहीं पाया यार एंड मोमेंट में ना, मतलब मैंने पूरा टेक्स्ट वगैरह सारा करके रखा हुआ था, और अब इसमें मैं सेशन लेने लग गया, और अब मुझे याद आया। उसमें क्या था कि यार एक, मैं अभी जगह का नाम बोल रहा हूँ, वहां से क्या हुआ कि कुछ लोगों को लेकर वो क्रूज चली किसी ट्रिप पे, ठीक है। और वर्ल्ड में आई थिंक ये साउथ अमेरिका में है वो जगह, ठीक है, आप जान सकते हो, ठीक है। वहां से वो क्रूज लेके चली, उसके बाद क्या हुआ, पहले दूसरे दिन सही चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि किसी किसी को कोई, मतलब कोई वहां पर पैसेंजर था जो, वहां पर किसी को कुछ सिम्टम आने शुरू हुए, ठीक है। तो सडनली उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर वगैरह ने देखा, जो क्रूज कुछ कुछ कोई लोग डॉक्टर तो रहते हो गए इनके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो वहां पर जब उस डॉक्टर ने देखा तो, मतलब ऐसा, मतलब ये पूरी स्टोरी है इसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, उस पेशेंट की डेथ होगी, मतलब उस आदमी की डेथ होगी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि दो तीन और डेथ होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये इस क्रूज को कोई भी देश है वो, मतलब कि अपने अंदर मतलब अपने कहीं, मतलब इसको अपने देश में आने नहीं दे रहा, ठीक है। फिर इसकी बात पहुंची WHO के, ठीक है, डब्ल्यू एच ओ पर जब इसकी बात पहुंची तो WHO ने एक्शन लिया, ठीक है। अभी आई थिंक ये क्रूज स्पेन में, पता नहीं ब्राजील में, कहाँ कहीं कहाँ भी रुका हुआ है। सारे जितने भी इस क्रूज पर जितने भी लोग थे, उन सबको मतलब उन सबको करंट क्वारंटाइन में रखा जाएगा अभी, ठीक है। तो ऐसे जितने भी न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। और इसके बहुत सारे आई थिंक 8+ इसके कंफर्म्ड केस हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। आई थिंक 8 केस तो हो चुके हैं वर्ल्ड में इसके अभी तक, ठीक है, 2026 में, जब जहां तक मुझे पता है। मे बी आई एम रॉन्ग, डाटा आप जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि यार डेटा तो देखो वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अभी मैंने ना एक इसका डेटा पढ़ा था कि दो 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 तीन केस तो इसके कंफर्म्ड है ही है। 8 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 केस तो इसके कंफर्म, क्योंकि एक तो वो लोग, और ऐसा माना गया कि, मतलब ऐसा मैंने सुना है स्टोरी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इसमें बैठे थे, तो जो वो जो जिनको पहले ये इन्फेक्शन हुआ है, कि उन्होंने ना, मतलब वो किसी फोटोग्राफी करने गए हुए थे, कोई होगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पर बहुत सारे चूहे चूहे थे, तो वहां से आई थिंक उन्होंने इनहेल कर लिया होगा, और फिर क्या हुआ, वहां से फिर उसको उनको इन्फेक्शन हो गया, कुछ ऐसी स्टोरी होगी मे बी, ठीक है। तो वो यार ऐड करनी थी, वो ऐड कर ही नहीं पाया गया एंड में यार, पता नहीं, सारी की सारी ना वो रहेगी वो स्लाइड यार, वो ऐड करनी थी, उसमें पूरी स्टोरी थी वो। चलो मैं फिर कोई नहीं, लिंक्डइन पे डाल दूंगा या मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, तो वहां से पढ़ लेना, वो एक पोस्टर टाइप बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो वही थी, वही स्टोरी थी। अब यही स्टोरी है इसकी, इस क्रूज की, और उसके बारे में बस आप ज्यादा तो सोशल मीडिया पे आप पढ़ ही रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन अब आते हैं इसका मेन चीज, जिस चीज के लिए आप लोग इस वीडियो में आए हो। क्वेश्चन क्या क्या इससे रिलेटेड बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, हांटा वायरस किसके किस रिवर के नाम पर रखा गया है। तो हांटा वायरस, ये साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हंटन रिवर, ठीक है, हंटन रिवर के नाम पर इसका रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोटोटिपिकल हंटा वायरस वाज आइसोलेटेड, कौन से ईयर में जो ये हंटा वायरस था वो आइसोलेट किया गया था। तो ये आइसोलेट किया गया था 1978 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, तो 1978 में ये आपका आइसोलेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रोडेंट वाज एसोसिएटेड विद आइसोलेशन ऑफ हांटा वायरस, किस में कौन सा चूहा भाई वो, हाउस माउस है, या रैट है, स्क्विरल है, या स्ट्रिप्ड फील्ड माउस है। तो मैंने ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे जो आपने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। तो स्ट्रिप्ड जो फील्ड माउस है, जो एपोडेमस एगरेरिस है, ठीक है, तो वो इसका सबसे पहले इसको इससे आइसोलेट हांटा वायरस किया गया था, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थो, जो हंटा वायरस है वो किस टाइप का, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है किस टाइप का है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, या लेटर वायरस है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हंटा वायरस बिलोंग टू विच फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है भाई। तो ये हंटा वायरस आपका हंटाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, फ्लेविविरिडी तो नहीं करता ही। उसके बाद प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हंटा वायरस टू ह्यूमन, ह्यूमन में इसका जो प्राइमरी मोड है ट्रांसमिशन वो क्या है, मॉस्किटो बाइट है, कंटेमिनेटेड वाटर है,
सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, या इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज रोडेंट एक्सक्रीटा है। तो इसका जो वो है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो ये सारे सारे क्वेश्चन आपके इस पर ही बेस है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हंटा वायरस कॉमनली क्योज विच रीनल डिजीज सिंड्रोम। देखो बोला था ना मैंने, क्वेश्चन बन सकता है भाई। रीनल सिंड्रोम तो बहुत सारे होते हैं सर। पाइलोनेफ्राइटिस होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, क्योंकि भाई देखो किडनी के ऊपर तो पूरी ब्रांच है ना मेडिसिन की एक, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी पूरी ब्रांच है। तो ऐसे तो बहुत सारे डिजीज होते हैं किडनी के। तो ये कौन सा कोज करता है सर, ये कोज करता है सर हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। आपसे ना ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय HFRS। तो ये भी बताना चाहिए, हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। या आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेंगे, हेमरेजिक पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या इसके करेक्टर है, लिवर फेलियर विद जॉन्डिस, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, सीवियर स्किन रैश, या आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोक्सिया एंड हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सोल्यूबल मीडिएटर इज इम्प्लीकेटेड इन माइकार्डियल डिप्रेशन ड्यूरिंग हंटावर इंफेक्शन। आ गया ना भाई बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं बोल रहा था आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, हिमैट, पैथो, मेडिसिन, नेफ्रो, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, और कौन सी ब्रांच रहेगी, कम्युनिटी मेडिसिन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो जो TNF अल्फा होता है, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, ये सोल्यूबल मीडिएटर है जो कि माइकार्डियल डिप्रेशन में, हांटावायरस के इन्फेक्शन में ये आपका काम आता है। ठीक है, रिलेटेड है मतलब उससे। अगला है भाई आपका एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन। एपिडेमियोलॉजी क्या क्वेश्चन है, विच यूएस स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हांटावायरस पल्मोनरी केसेस अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। मतलब इसमें जो मैंने डिस्कस किया है, जो ये मतलब ये जो स्लाइड मैंने डिस्कस करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका न्यू मैक्सिको में सबसे ज्यादा केसेस है। ठीक है, तो भाई ये थे 10 के 10 क्वेश्चन। आई होप कि भाई आपको हंटा वायरस से रिलेटेड एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो मिली होगी इस सेशन से, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो मिली होगी आपको। अगर भाई नॉलेज मिली हो ना यार, लाइक कर दो भाई अभी। ठीक है, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो एक बार कि कैसा था सेशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ना आग लगा दो। वो जो फायर होता है ना, से फायर का वो होता है, आग ला दे, आग ला दे, आग ला दे। ठीक है, मैंने एक थिएटर का अभी मतलब थिएटर भी थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसलिए अपना अनुमलिक जी बोलते हैं ना, आग ला दे, आग ला दे, आग ला दे। तो आग लगा दो भाई कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, बाकी यार अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो, रिसर्च ओरिएंटेड स्कॉलर हो, तो आपके लिए चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिएगा इस फेसबुक। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आप कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल आईडी है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। या लैपटॉनिक का जो पेज है, लैपटॉनिक का जो इंस्टाग्राम का पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ इसका मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर। वो तब करूंगा जब आप लोगों का कमेंट आएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, वहां पर आप जो मैसेज करोगे ना, तभी मैं आपको इसमें पीडीएफ भेजूंगा टेलीग्राम पर, वरना नहीं भेजूंगा। क्योंकि भाई एक चीज मैंने देखी है, अगर आप कोई भी चीज फ्री में देते हो तो आप उसकी लोग कदर नहीं करते। तो जब आप मैसेज करोगे तभी मैं आपको भेजूंगा ये। ठीक है, अगला है, ये कुछ मेरे बारे में भाई, मेरे बारे में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बिकॉज दिस ऑल आर द सेकेंडरी थिंग्स, योर स्टडी। ठीक है, योर एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, योर एग्जाम इज प्राइमरी। ठीक है, और मैं आजकल लिंक्डइन पे एक्टिव हो गए, तो मुझे आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, काफी लोग फॉलो भी हुए हैं, कई लोग तो चैनल पर ही लिंक्डइन से जुड़े हैं। ठीक है, जैसे लिंक्डइन पर भाई एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते रहते हैं, थोड़ा बहुत बात भी होती है। ठीक है, लिंक्डइन पर कनेक्टेड रहते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो वहां से कई लोग जुड़े हैं चैनल पर कि हाँ भाई अच्छा कंटेंट है, तो काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हो। एक कमेंट डेली, मतलब जो भी मैं क्लास बनाता हूँ, एक एम्स MLT करके एक चैनल है। ठीक है, MLT करके, एम्स MLT करके मतलब चैनल है, पता नहीं वो आईडी है किसी की यूट्यूब पे। तो वो कमेंट करते हैं भाई, तो वो मुझे ये नहीं पता कि नाम क्या है उसका, स्टूडेंट का, या स्टूडेंट है या कोई फैकल्टी है, कोई भी है। तो आप ना प्लीज मुझे ना अपना नाम बताओ यार। एम्स MLT की जो ये आपकी आईडी है ना, एम्स MLT करके, ठीक है, आप ना इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो। ठीक है, अच्छा लगेगा आपसे कनेक्ट करके। ठीक है,
इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है उस पर मुझे डीएम करो, अगर अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो, ठीक है। एम्स एमएलटी करके एक है, वो काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो उनका भी एक कमेंट भी आया था कि सारे के सारे टॉपर है जो एम्स बठिंडा में ही है क्या, ठीक है। तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने रिप्लाई भी दिया उनको। तो भाई फॉलो कर सकते हो यार, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था, और भाई सर्टिफिकेट कोर्स मैं काफी सारे कर रहा हूँ, अभी भी मेरे सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक जॉन हॉपकिंस से चला हुआ है भाई, जॉन हॉपकिंस है जो, वहां से मेरा एक सर्टिफिकेट कोर्स चला हुआ है। स्टैनफोर्ड से चला हुआ है, ठीक है। टॉप की जो साइंस जो यूनिवर्सिटीज है वहां से कोर्सेज चले हुए हैं मेरे, ठीक है। स्टैनफोर्ड से चला हुआ है, और भी मैं मतलब एक्टिव हूँ यार, मतलब मैं रिसर्च में, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप ये कोर्स कर सकते हो, ये अभी अवेलेबल है। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जब या आप सिंपल डालोगे हाउ टू डू एनी फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड बाय लैबटॉनिक, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। आप उस वीडियो को देखो और डाउनलोड करो यार। कोर्स में आप लोगों को भी सर्टिफिकेट, आपका नाम भी ऐसे जैसे मेरा नाम ऐसे आएगा, ठीक है। और भाई हार्वर्ड का सर्टिफिकेट है, छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई मेरी रिसर्च जो मैंने बताया था आपको, मैं अभी एमएमसी जो अग्रो है, ठीक है, एमएमसी अग्रो है। ये जो पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, हालांकि ये पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, इस पोस्टर को फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। इस पोस्टर को उस कॉन्फ्रेंस में जो IAMM है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नॉर्थ वेस्ट चैप्टर, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। तो काफी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, ठीक है। प्राइज भी मैंने ही जाके रिसीव किया था, हालांकि इस पोस्टर को प्रेजेंट किसी और ने किया था, ठीक है, लेकिन मेरा भी योगदान है भाई इसमें, ठीक है। सारा काम मैंने किया था इसमें, इसका जो कल्चर का काम है या जितना भी टेक्निकल पार्ट है, जितना भी टेक्निकल पार्ट है इस पेपर का, वो सारा मैंने किया था। ये देख रहे हो, ये सब कल्चर किया था मैंने, ये सब कल्चर वाली है, ये फोटो है, ये एचडी के ऊपर सब कल्चर किया हुआ ना। मेरा मोस्टली जो काम है वो माइकोलॉजी का है, ठीक है। तो माइकोलॉजी में मेरा काफी एक्सपीरियंस है, 3 साल मेरे को होने को रखे माइकोलॉजी में, ठीक है। काफी चीजें मैंने यहाँ पर डेवलप कर दी है लैब में। तो ये एसडीए पे ग्रोथ थी, ये ऐसी इसकी ना, मतलब कि आपने देखा होगा मोल्ड कैसे ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है ना स्लांट पे, तो ये ऐसे ग्रो करता है सक्सीनिया होता है। ये काफी रेयर है, सक्सीनिया जो वैसी फॉर्मिस है ना, ये काफी रेयर फंगस है, ये हमने फाइंड आउट करी है। और ये एलपीसीबी है, एलपीसीबी आपको पता होगा, एलपीसीबी बनाते हैं हम। तो एलपीसीबी बनाई थी हमने, ये एलपीसीबी में इसमें ऐसे, ये वैसी फॉर्मिस, वैसी फॉर्मिस ये ना, वैसी मतलब जो मतलब इसका ना ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, ठीक है। वैस वैस शेप का स्ट्रक्चर, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे वैस शेप का स्ट्रक्चर, ये एलपीसीबी की फाइंडिंग है इसकी, ठीक है। तो और ये फिर पेशेंट की है, तो कि बाद में वो ठीक हो गया था, तो ये क्लिनिकल पिक्चर है। और ये केवच की पिक्चर है, जो हम केवच माउंट बनाते हैं, उसमें हम हमें एसेप्टेड हाइफे दिखे थे, एसेप्टेड हाइफे दिखे थे। और ये ना काफी स्लो ग्रोइंग होता है गाइस, काफी स्लो ग्रोइंग होता है ये। मेरे को, मैंने इसको 4-5 बार सब कल्चर किया था एसडीए पे, तब जाके ये हुआ था। फिर मैंने इसका एक एक वो लगाया था, वाटर अगार। वाटर अगार एक मेथड होता है, माइकोलॉजी में हम करते हैं वाटर अगार मेथड। तो वाटर अगार से फिर मैंने इसको वाटर अगार किया, वाटर अगार पे फिर इसकी अच्छी स्पोरुलेशन हुई। और भाई मतलब हमें पता भी नहीं था कि ये सक्सेनिया हो सकता है, ठीक है। तो मेरे जो सर हैं जिनके अंडर मेरी लैब है, ठीक है, तो वो एकदम से इतने खुश हो गए भाई, इतने खुश हो गए, मतलब क्या बताऊं यार, मेरे लिए ना इतना प्राउड मोमेंट था ना, मतलब सर ने ना पहली बार, मतलब इतने ज्यादा खुश हो गए मेरे से कि क्या बताऊं यार। सर ने बोला यार, मतलब क्या बताऊं, सर के साथ में सर ने बोला कि यार अब भी फोटो ले अभी एक, ठीक है। फिर हमने एक फोटो ली शनिवार की, ये ना पता कब की बात है इसकी ना, ये जो वैलेंटाइन डे था ना, ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले दिन हमें ये सक्सीनिया का केस मिला था, ठीक है। सर ने बोला भाई अभी चेतन ने एक सेल्फी ले, इसको इस मूवमेंट को ना प्राउड मूवमेंट बनाते हैं। तो इसकी भी काफी स्टोरी है, इस केस की ना काफी स्टोरी है। फिर क्या हुआ कि अगले दिन, अगले ही दिन उसकी लास्ट डेट थी सबमिशन की, जो इसका एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है। अगले ही दिन इसकी एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन की लास्ट डेट थी, तो हमने जल्दी जल्दी इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाया, फिर उसको सबमिट किया। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, फिर बाद में इस पोस्टर को बनाया, 1 बजे तक बैठ के इस पोस्टर को डिजाइन किया था भाई। ऐसे रिसर्च नहीं होती है, ठीक है, मेहनत लगती है रिसर्च में, ठीक है। आप लोग सोचते हो नोबेल प्राइज ऐसे मिल जाता है, 50-50 साल एक लैब के अंदर काम करते हैं साइंटिस्ट, तब जाके मिलता है। आपने एक नाम सुना होगा, बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन, इसकी भी एक पूरी लंबी स्टोरी है, किसी दिन बताऊंगा आपको। 20 साल तक एक बैक्टीरिया ग्रो करना आसान बात नहीं है भाई, लोग पागल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होती रिसर्च, मेहनत लगती है,
ठीक है, 20 साल तक एक बैक्टीरिया को ग्रो किया था इन्होंने। पता कितनी मेहनत लगती है एक काम, जब आप महीने में आप एक काम करके बोर हो जाते हैं, इन लोगों ने तब जाके वो वैक्सीन आई थी, बैसिलस कालमट ग्यूरिन, जो टीबी के लिए होती है। ठीक है, ये कालमट और ग्यूरिन, ये दो साइंटिस्ट है, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ जुड़ोगे तो ऐसे एक्साइटेड, मैं तो देख अभी तक कितना टाइम हो चुका मुझे नहीं पता, 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, कितना हुआ, लेकिन मैं अभी तक एक्साइटेड हूँ भाई। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी एनर्जी। ये तो था मेरे जो एसआर थे उन्होंने प्रेजेंट किया था, हालांकि मेरा नाम भी है इसमें नीचे एक्नोलेजमेंट में, ठीक है। लेकिन मेरे लिए प्राउड मोमेंट इसलिए था भाई, सर ने भाई मतलब लिटरली यार, सर इतना खुश हो गए ना मेरे से भाई, क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगा यार कुछ किया है यार लाइफ में यार आज। हालांकि मेरा उस दिन कुछ और भी, मतलब बाद में बताऊंगा कोई और स्टोरी, ठीक है। तो उस दिन काफी सर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, फिर हम काफी बात करी हमने। तो उसके बाद ये मेरे वाला था, ठीक है, वो तो सर का था, वो तो हमारे यहाँ पे एसआर ने प्रेजेंट किया था, और ये मैंने प्रेजेंट किया था, ये मेरा, इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफिसर हूँ। ये जो काम है ना, ये जो रिसर्च पेपर है, इसमें मैं प्रिंसिपल ऑथर हूँ। रोल ऑफ एसिड प्यूरिफिकेशन एंड प्रोटोकॉल, ये मेरी ओरल प्रेजेंटेशन थी। ये ओरल प्रेजेंटेशन थी मेरी, और सर की पोस्टर प्रेजेंटेशन थी। तो ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद भाई आप ये देख सकते हो, अभी मैंने रिसेंटली ही मैंने यहाँ से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। ठीक है, कहाँ से किया सर? इंडिया के, जहां से इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उनका एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहां से मैंने ये कोर्स किया, और अभी भी बहुत सारे कोर्सेज चल रही हैं, आप भी उनमें एनरोल हो सकते हो, ठीक है। आप ना कमेंट करके बता रहे कि हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर द रिसर्च, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, मैंने अभी मेरा सर्टिफिकेट आया है, ये मैंने लिंक्डइन पे भी डाला था, और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो उन सभी को एक बार फिर मैं यहाँ से वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आईआईएससी बेंगलोर का सर्टिफिकेट कोर्स है भाई, छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो आईआईएससी बेंगलोर में अगर कभी मौका मिला तो जाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा इनसाइड कैंपस कैसा है। फोटोज में ही देखा भाई हमने तो अभी तक, ठीक है, फोटोज में और वीडियोज में देखा है। तो अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे, आईआईएससी बेंगलोर जाना पूरा सपना है हमारा, ठीक है। और देखते हैं यार, अभी तो जर्नी शुरू हुई है रिसर्च की, ठीक है। तो ये आईआईसी बेंगलोर से किया था मैंने कोर्स, ठीक है। उसके बाद बस स्लाइड खत्म। तो आई होप कि जो हंटा वायरस से रिलेटेड ये जितनी भी मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोग भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए इसके बारे में। आई विल मीट यू सून। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।